हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम चैप्टर सेकंड जो कि है आपका सेल, उसका पार्ट 2 जिसमें हम देखेंगे डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज। आपके सेल के अंदर कितनी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, उनको एक एक करके हम समझेंगे कि उनका होना क्यों ज़रूरी है और उनके होने से क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल ऑर्गेनेलीज बेसिकली होते क्या है हमारे। तो सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं इनका मतलब होता है स्मॉल ऑर्गन्स, यानी कि आपके सेल के छोटे छोटे अंग। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि आपकी बॉडी छोटे छोटे अंगों से मिलकर बनी है, फॉर एग्जांपल लंग्स, हार्ट, किडनी। इनके बिना आपकी बॉडी अधूरी है या बोला जाए तो कंप्लीट नहीं है और ना ही हो सकती है, कोई एक भी अगर कम हो जाए तो। ठीक वैसे ही हमारे जो सेल्स हैं या ऑर्गेनेलीज हैं, इनके अंदर जो प्रेजेंट है, फॉर एग्जाम्पल इसमें से अगर मैं न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियस निकाल देती हूँ तो क्या प्रॉब्लम होगी, डीएनए मटेरियल नहीं बन पाएगा, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, ऑटोमेटिकली सेल का कोई वजूद नहीं रहेगा। क्लियर। उसके बाद अगर मैं यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया निकाल दूंगी तो हमारे सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी, पावर नहीं मिलेगी। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे ह्यूमन बींग्स में हर एक अंग का अपना अपना महत्व है, इम्पोर्टेंस है, ठीक वैसे ही एक सेल के अंदर जितनी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं उनका अपना अपना एक महत्व होता है, उनका अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। ठीक है। जो क्या करते हैं, आपके हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड होते हैं और उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, अपना अपना काम वो खुद करते हैं और सबका अपनी जगह एक अलग अलग काम है। ठीक है। ये अपने खुद के मेम्ब्रेन से मिलके बने होते हैं। ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में। पीछे जो आपको नजर आ रहा है क्या है, पूरा साइटोप्लाज्म, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे सेल ऑर्गेनेलीज। क्लियर है इतना। उसके बाद अब हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनेलीज होते हैं, हमारे पास होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, राइबोसोम्स होते हैं हमारे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सोम्स। ऐसे ही डिफरेंट हमारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं। इनको एक एक करके हम स्टडी करेंगे। यहाँ पे अब सबसे पहले एक डायग्राम में ही आपको मैं पूरी स्टोरी के थ्रू आपको पूरे सेल ऑर्गेनेलीज याद करा दूंगी। वो कैसे, चलिए देखते हैं मेरे साथ। अब यहाँ पे सबसे पहले बात आती है कि आपका जो सेल है, हमने लास्ट क्लास में देखा कि हमारे सेल को एक प्रोटेक्टिव लेयर कवर करके रखती है, जो उसको क्या देती है, शेप प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन करती है, और साथ ही साथ क्या होता है, उनके बीच में जो ट्रांसडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन सारी चीजें होती हैं एक सेल से दूसरे सेल में, उसको भी वो मदद करती है कराने में। क्लियर है इतना। उसको क्या बोलते थे हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या बोलते थे हम सेल मेम्ब्रेन। क्लियर। ये कैसे होते थे, हमारे बाइफॉस्फोलिपिड लेयर से मिलके बने होते थे। कैसे बने हुए होते थे ये, बाइफॉस्फोलिपिड लेयर। क्लियर। दो लेयर होता था ऐसे, एक होता था हमारा वाटर लविंग, एक होता था लिपिड लविंग। क्लियर है। तो ये हमने देखा था। उसके बाद अब यहाँ पे क्या आता है नेक्स्ट, ये तो चलो हो गया बाहर का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हो गई बाहर की चीजें। अब सबसे पहले हमारे सेल को वजूद किससे मिल रहा है, तो वजूद मिल रहा है किससे, हमारे डीएनए से। और डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारा न्यूक्लियस के अंदर। कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। और ये जो न्यूक्लियस होते हैं ये एक मेम्ब्रेन से कवर होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इनको हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है। ठीक है। हमारा न्यूक्लियस की तरफ जो कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे न्यूक्लियस के अंदर दो चीजें होती हैं। क्या क्या, एक होता है हमारा न्यूक्लियोलस, दूसरा होता है हमारे पास क्रोमैटिन। क्या होता है, क्रोमैटिन। अभी न्यूक्लियोलस क्या है, तो न्यूक्लियोलस के अंदर बेसिकली हमारे आरआरएनए का सिंथेसिस होता है। क्या होता है न्यूक्लियोलस के अंदर, आरआरएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक। अब इस आरआरएनए का क्या मतलब होता है, आरआरएनए मतलब होता है हमारा राइबोसोमल आरएनए, है ना। राइबोसोमल मींस क्या, जो राइबोसोम्स की सिंथेसिस करते होंगे। और राइबोसोम्स का क्या काम होता है, ऑटोमेटिकली आपको प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं वो,
प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये था ये। अब आते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या है? कुछ नहीं, जैसे कि हमारा डीएनए आप सभी को पता है ये कैसा होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का हमारा। लेकिन अगर बात की जाए क्रोमेटिन की, तो ये जो डीएनए है ऐसे ना प्रेजेंट होके अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसे? अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है। ठीक है, ये होता है हमारा क्रोमेटिन। अब उसके बाद चलो ये तो हो गई पेरेंटिंग की बात। हाँ, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे डबल लेयर होता है। कैसा होगा? डबल लेयर होगा। क्लियर? तो आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है इतना? तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेलीज डज नॉट हैव द डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन, या अगर पूछेगा डज हैव द डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन, तो आपका आंसर क्या होगा? अगर वहां पे न्यूक्लियस दिया होगा तो आंख बंद करके न्यूक्लियस लगाना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं हम। ये हो गई बात हमारे न्यूक्लियस की। अब आपको न्यूक्लियस के चारों ओर क्या दिख रहा है? चलिए उससे भी पहले हमारे इस सेल को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? जिंदा रहने के लिए हमारे सेल को एनर्जी भी तो चाहिए, या जो सेल में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ट्रांसडक्शन हो रहा है, मिनरल्स आ रहे हैं, बाहर चीजें जा रही हैं, उसको हेल्प कौन करेगा? उसके लिए हमारी एनर्जी चाहिए, हमारे सेल को एनर्जी की जरूरत है। वो कौन देता है? वो देता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है? अब ये माइटोकॉन्ड्रिया कैसे देता है एनर्जी? ये देता है आपको एनर्जी एटीपी सिंथेसिस करके। क्या सिंथेसिस करता है? ये खुद का एटीपी सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये एटीपी आपके माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्फ एनर्जी जनरेट करने में हेल्प करता है। और हम माइटोकॉन्ड्रिया को दूसरे किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं इसको पावर हाउस ऑफ सेल नाम से। किस नाम से जानते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लियर है? ठीक है, अब ये तो हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की बात। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ग्लाइकोलिसिस जैसी चीजों में, क्योंकि एटीपी जहां जहां यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है? ग्लाइकोलिसिस में यूज होता है, फॉस्फोराइलेशन वाले प्रोसेस में यूज होता है। ठीक, इनका काम वही होता है। आगे हम फंक्शंस को और डिटेल से समझेंगे। नेक्स्ट अब चलते हैं, हमारे सेल को एनर्जी भी मिल गई, अब उसको खाने के लिए, जिंदा रहने के लिए कुछ चीजें तो चाहिए। वो चीजें क्या है हमारे पास? राइबोसोम्स। क्या है? राइबोसोम्स। आप सभी को पता है राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। राइबोसोम्स का सिंपल सा यही सा काम है। क्लियर है इतना? अब जब यहाँ राइबोसोम्स ने प्रोटीन बना लिए, ये किसके पास जाते हैं? ये जाते हैं हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। ये सरफेस में से घूमते रहते हैं राइबोसोम्स हर जगह। ठीक है, फिर ये चिपक जाते हैं किससे? हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास। सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास नहीं चिपकेंगे। ये इधर क्यों चिपकते हैं? क्योंकि हमारे न्यूक्लियोलस के पास भी तो आरएनए के सिंथेसिस की प्रॉपर्टी है। तो उसके पास जो उसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिला है, उसके सरफेस में राइबोसोम्स यहाँ से निकल के इनके पास जाके अडेयर हो जाते हैं। अब जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप से होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है और करते क्या है? तो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, जो कि हमारे न्यूक्लियस के पास होता है, ठीक ऐसे ही हमारा न्यूक्लियोलस आरएनए के सिंथेसिस करता है, यानी राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस करता है। ये क्या करेगा? राइबोसोम्स को अपने पास वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे देगा। ठीक है, उसके सरफेस में जाके ये चिपक जाते हैं। अब यहाँ पे राइबोसोम्स चिपकने की वजह से सरफेस आपको कैसी नजर आ रही है? थोड़ी रफ नजर आ रही है, खुरदुरी नजर आ रही होगी। तो इसका मतलब ये क्या है? आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके सरफेस में कुछ नहीं है। ये हमारे न्यूक्लियस से दूर है और इनके सरफेस में कुछ भी नहीं है। तो वो क्या होगा? हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं, इन किसकी सिंथेसिस करेंगे? नॉर्मल सी बात है, इनके सरफेस में अगर राइबोसोम्स हैं तो ये प्रोटीन के सिंथेसिस करेंगे। और अगर इनके सरफेस में राइबोसोम्स नहीं है, ये अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये सिंथेसिस करते हैं हमारे लिपिड की। ठीक है, क्लियर है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा क्योंकि उसके सरफेस में राइबोसोम्स है, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा लिपिड की सिंथेसिस करेगा। अब ये तो बन गया यहाँ पे रफ एंड लिपिड एंड प्रोटीन हमारे।
अब ये लिपिड एंड प्रोटीन जाएंगे किसके पास, ये जाएंगे हमारे गोल्गी एपरेटस के पास। किसके पास जाएंगे, हमारे गोल्गी एपरेटस के पास। गोल्गी एपरेटस का काम क्या है, ये इनको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में बांध देता है। ठीक है, क्या करता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर में बांध देता है। ग्लूकोजेनेसिस होता है यहाँ पे, ये जो हमारे लिपिड है ये ग्लाइकोलिपिड में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो प्रोटीन है ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये इनको सैक लाइक स्ट्रक्चर में एक तरीके से समझ लीजिए इनका मॉडिफिकेशन करता है और इनको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में पाउच जैसे बांध देता है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड का सिंथेसिस यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा उसके बाद, ये जो गोल्गी एपरेटस है यहाँ से जो ग्लाइकोनाइजेशन हुआ और जो यहाँ प्रोडक्ट बना, ये कहीं ना कहीं आपके बॉडी में यूज होगा और कभी ना कभी उसको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। तो ये कहाँ जाएंगे फाइनली, आपके लाइसोसोम्स के पास। और लाइसोसोम्स को हम किस नाम से जानते हैं, ये होता है हमारे सुसाइडल बैग। क्या है ये, सुसाइडल बैग। नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कहीं ना कहीं ये कुछ मारने काटने का काम कर रहा होगा। तो सुसाइडल बैग्स का काम ही ये है कि जितने भी आपके सेल डेब्रिज हैं या फिर आपके अनवांटेड सेल्स हैं या जो डेड सेल्स हैं, उनको ये खत्म करने का काम करता है। क्या करता है, ये उनको ही मारने का काम करता है, अपने ही सेल को खा लेता है, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इन सुसाइडल बैग्स के पास क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रो मीन्स क्या हुआ, वाटर, एंड लिटिक मीन्स क्या हुआ, ब्रेक डाउन। ठीक है, क्या समझ में आया, यानी वाटर के प्रेजेंस में जिन एंजाइम्स का ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब एंजाइम्स का हमने नाम लिया ही है, तो एंजाइम्स क्या क्या होंगे हमारे पास, लाइपेज हो गया, न्यूक्लियस हो गया, प्रोटीएज हो गया, कुछ कॉमन है एज एज एज। जहां पर भी किसी वर्ड के आखिरी में आपको एज दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जाम्पल ट्रांसक्रिप्टेज, क्लियर, उनका मतलब होता है एंजाइम। एकदम क्लियर बात है। और जहां पर भी आपको लाइटिक या लिसिस करके वर्ड मिलेगा, उसका मतलब होता है टूटना या तोड़ना। ठीक है, इतना क्लियर है इतना। ये अब जो ये एंजाइम आपके हैं, तो लाइपेज क्या करेगा, आपके लिपिड को तोड़ने का काम करेगा। जो आपका यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन बना, उनको तोड़ के स्मॉलर स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट करेगा जो आपके सेल्स इजिली यूज कर सके। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आपके लिपिड को तोड़ेगा, आपके प्रोटीन को तोड़ेगा और ये आपके न्यूक्लियोलस वाली चीजों को जो उसको यूज करना है उनको तोड़ेगा। क्लियर है इतना। ये क्या करता है, लाइसोसोम्स इतना काम करता है हमारा। अब चलो ये हो गया। अब इनसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप समझ लीजिए वेस्ट मटेरियल जनरेट होंगे, फ्री रेडिकल्स फॉर्म होंगे जो कि आपके बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। उनको रिमूव करने का काम या आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने का काम कौन करता है, वो करता है आपका परऑक्सीसोम। कौन करेगा, परऑक्सीसोम आपके बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं या जितने भी अनवांटेड रेडिकल्स हैं उनको ये डिटॉक्सिफाई करता है, यानी डिस्ट्रॉय करने का काम करता है आपके सेल्स से। क्लियर है इतना। अब ये तो उसकी थी जन्म पत्रिका, लेकिन आगे चल के ये सेल किसी न्यू सेल को तो बर्थ देगा ना, कहीं ना कहीं इसका माइटोटिक होगा, मियोसिस होगा, इस न्यू सेल्स जनरेट करेगा अपने ओल्ड सेल से। वो उसमें हेल्प कौन करता है, तो हमारे सेंट्रोसोम्स हैं, आपके सेंट्रियोल्स हैं। ये क्या करते हैं, माइटोटिक स्पिंडल जब होता है आपके सेल का, उसमें इनकी अहम भूमिका होती है। ठीक है, क्लियर है इतना। ये था आपका एक ब्रीफ ओवरव्यू किसके बारे में, आपके सेल के बारे में। बस इन्हीं को हम एक एक करके थोड़ा सा हम देखेंगे कि हम कैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लिख सकते हैं। क्लियर है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे है सबसे पहले न्यूक्लियस। हमने अभी देखा न्यूक्लियस क्या होता है, हमारा डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन होता है। आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी वहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया, आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल बाउंडेड मेम्ब्रेन होता है। और आपका लिपिड लेयर जो होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन है, वो 2 लेयर्स का मिलके बना होता है। ठीक है, क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछता है तो आप बता सकते हैं आसानी से आंसर। अब तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1881 में की थी, सॉरी 1831 में की थी। क्लियर है।
यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए क्योंकि सेल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने करी थी और हमारे न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। क्लियर है? उसके बाद है ये क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं और यूकैरियोटिक सेल होते हैं। जैसे कि हमें पता है प्रोकैरियोटिक सेल हमारे थोड़े पुराने जमाने के हैं, उनमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, तो उनमें हर जो हमारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनके जो मेम्ब्रेन है वो प्रॉपर डेवलप नहीं रहते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन रहते हैं। लेकिन अगर वहीं पे अगर किसी ऑर्गेनेलीज में डबल मेम्ब्रेन आ गया है तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो किस में प्रेजेंट है, हमारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। ठीक है, और ये क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस आपका जेनेटिक मटेरियल, आपका डीएनए कंटेन करेगा या फिर आपका आरएनए कंटेन करेगा। ठीक है, क्लियर है? फिर ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर होता है आपके सेल का, आपके सेल में सबसे बड़ा आपका न्यूक्लियस ही होता है। उसके बाद हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। ये क्या करता है, इनहेरिटेंस, यानी कि एक पीढ़ी बढ़ाता है। ठीक है, आपके पेरेंट्स से आपके अंदर जेनेटिक मटेरियल आया, आपसे आपके बच्चे तक जाएगा, तो क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस हो रहा है। ठीक है, पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, क्या हो रहा है, आपका जो जीन्स है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे क्रोमोसोम्स में। नॉर्मल सी बात है, डीएनए क्रोमोसोम्स, ठीक है, यहाँ ये प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या करता है ये, इट कंट्रोल्स विच प्रोटीन एंड व्हाट अमाउंट ऑफ विल बी सिंथेसाइज्ड इन सेल। अब ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, आप सभी को जैसे कि पता है कि हमारा जो ये न्यूक्लियोलस है ये हमारे आरआरएनए की सिंथेसिस करता है। किसकी सिंथेसिस करता है, आरआरएनए की सिंथेसिस करता है, यानी कि राइबोसोमल आरएनए। अब आपको पता है राइबोसोम्स यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस। ये क्या करेगा, फिक्स करेगा, निगरानी रखेगा कि सही में हमें जो प्रोटीन चाहिए और जितने अमाउंट में प्रोटीन चाहिए उतना हो रहा है कि नहीं, उसकी निगरानी रखने का काम कौन करेगा, ये पेरेंट आपका न्यूक्लियस। ठीक है, अब क्या होगा, इट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द सेल डिवीजन। अब ये आपके सेल डिवीजन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, आपको पता ही है आंसर, इस तरीके से, क्योंकि जब मदर सेल्स से जब डॉटर सेल्स डिवाइड होंगी तब आपका न्यूक्लियस भी उनके साथ डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट में। क्लियर है, और आपके एक न्यू सेल का जनरेशन होगा, क्योंकि बिना न्यूक्लियस के आपके उस सेल का कोई वजूद ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल रिप्रोडक्शन। ये वही पॉइंट हो गया, जब रिप्रोडक्शन होगा तो बिना न्यूक्लियस के नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। हमने देखा कि सेल के पास न्यूक्लियस आ गया, अब उसको एनर्जी की भी तो जरूरत है बाकी चीजें करने में, चाहे रिप्रोडक्शन हो चाहे ट्रांसपोर्टेशन हो, कोई भी चीज अगर वो कर रहा है उसके लिए उसको आपके माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या करता है ये, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एल्बर्ट वॉन कोलिकर ने हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कवरी को किया था। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने क्या बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसाइजेस एनर्जी रिच कंपाउंड, जो कि क्या है आपका एटीपी। आपके एनर्जी यहाँ पे किस फॉर्म में प्रेजेंट है, एटीपी फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे कि आपने ग्लाइकोलिसिस साइकिल पढ़ा होगा, उसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है, उसको आप एनर्जी के तौर पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। और ये कैसे हैं, हमारे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिजम्स हैं, और कहाँ मिलेंगे ये आपको, मोस्टली यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इसका फंक्शन देखते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, जैसे कि आपका ऑक्सीडेशन, डिहाइड्रेशन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जैसे प्रोसेस में, जो कि आपके किसमें होते हैं, एनर्जी जब हम प्रोड्यूस करते हैं, ग्लाइकोलिसिस करते हैं, इन सारे स्टेप्स में हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मीन्स क्या, एक सेल्स से आपका एनर्जी को खोजना, निकालना, सिंथेसिस करना, क्या हो गया आपका, मेटाबॉलिक हो गया। ठीक, प्रमोट द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड सेल मल्टीप्लिकेशन। बिना एनर्जी के आपके सेल्स न्यू सेल्स नहीं बना सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया एक रोल प्ले कर रहा है। हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लिवर सेल्स। आपके लिवर में जो अमोनिया, यूरिक एसिड का जो डिपोजिशन होता है उसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए भी
हमारा माइटोकॉन्ड्रिया काम आता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ द ब्लड, जैसे कि हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये जो कुछ आपके जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, इनको भी बनाने में, सिंथेसिस करने में या मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये तो था आपके माइटोकॉन्ड्रिया और साथ ही साथ आपके न्यूक्लियस के बारे में। नेक्स्ट क्लास में जितने सेल ऑर्गेनिज्म बचे, हम उनको डिटेल से देखेंगे कि उनका क्या फंक्शन होता है, उनका क्या काम होता है। तो जाइएगा नहीं कहीं भी, जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं हमारे सेल ऑर्गेनिज्म को। ऑल द वेरी बेस्ट।